प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे सैमुअल टेलर कॉलरिज। यानी कॉलरिज का पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। जैसा कि नाम से विदित है, कल्पना और कॉलरिज। कॉलरिज भी कैसे शुरू होता है और कल्पना भी कैसे शुरू होती है। सैमुअल टेलर कॉलरिज का गहरा आत्मीय संबंध विलियम वर्ड्सवर्थ से था। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही मशहूर साहित्यकार थे और वे अपना काव्य संग्रह निकालने वाले थे नया। इससे पूर्व भी उनके कई काव्य संग्रह आ चुके थे विलियम वर्ड्सवर्थ के। वो अपना नया काव्य संग्रह निकालने वाले थे द लिरिकल बैलेड्स। एक नया काव्य संग्रह, वर्ड्सवर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, एक नया काव्य संग्रह निकालने वाले थे द लिरिकल बैलेड्स। बैलेड्स का मतलब होता है छंद। द लिरिकल बैलेड्स निकालने का जिक्र हो रहा था एक नया नवीनतम काव्य संग्रह विलियम वर्ड्सवर्थ का। जब ये बात कॉलरिज को पता चली तो उन्होंने वर्ड्सवर्थ से संपर्क साधा और कहा कि मेरी भी कुछ कविताएं हैं, अगर आपके इस काव्य संग्रह में उनको भी स्थान दे दिया जाए सेकेंडरी तो काफ़ी अच्छा होगा। कुछ दिनों के मिलन के बाद एक सहज स्वीकृति प्रदान कर दी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। द लिरिकल बैलेड्स का प्रकाशन 1795 में हुआ। द लिरिकल बैलेड्स जो कि एक संयुक्त काव्य संग्रह हो गया विलियम वर्ड्सवर्थ व कॉलरिज का, जिसका प्रकाशन 1795 में दोनों मिलते हैं। 1798 में इन दोनों का एक काव्य संग्रह सामने आया। शुरुआती मुलाकात कॉलरिज की व विलियम वर्ड्सवर्थ की 1795 के आसपास हुई। दोनों में गहरे संबंध बने। कॉलरिज ने इस बात के लिए मना लिया किसको, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक प्रसिद्ध महाकवि हैं यूरोप के। उन्होंने अपनी सहमति जता दी कि ठीक है, आपकी भी कुछ कविताएं मेरे काव्य संग्रह के साथ प्रकाशित कर दी जाएंगी। उसका असर ये हुआ कि कॉलरिज भी प्रसिद्धि को प्राप्त कर गया। इसके बाद धीरे धीरे कॉलरिज की प्रसिद्धि बढ़ रही थी, लेकिन साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है, विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रिय साथियों, अंधे व्यक्ति का सर्वोत्तम सहारा होता है लकड़ी। जब खुदा न खास्ता ईश्वर उसको आंखें दे देता है तो सबसे पहले वो अपनी लकड़ी को फेंकता है, जिससे वो आज़ाद हो जाता है, कि जिससे लोग ये नहीं कहें कि वो एक लकड़ी का सहारा लेकर चलता था। कॉलरिज ने भी ऐसा ही किया। धीरे धीरे वर्ड्सवर्थ के काव्य सिद्धांतों की आलोचना करने लगा। कौन? कॉलरिज। और इसका अंतिम परिणाम या परिणति ये हुई कि सन 1817 में कॉलरिज ने एक किताब निकाली, द बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया। एक बेहतरीन किताब निकाली, द बायोग्राफिया ऑफ लिटरेरिया। बायोग्राफिया ऑफ लिटरेरिया कहने को तो ये उनकी साहित्यिक आत्मकथा है, लेकिन इस किताब में उन्होंने वर्ड्सवर्थ के मौलिक काव्य सिद्धांतों की उपेक्षा करते हुए उनकी आलोचना की। इसके साथ ही इस कृति का ये महत्व है कि कॉलरिज यहाँ पर दो नई चीज़ें देने में सक्षम हो गया इस कृति में। एक तो कल्पना सिद्धांत, दूसरा फैंसी। कल्पना और फैशन में रात दिन का अंतर नहीं, कई दिनों और कई रातों का अंतर होता है। फैशन एक फैशन है, जबकि कल्पना एक चिंतन शक्ति है। ईश्वर के पास भी सर्वाधिक बड़ी अगर कोई शक्ति है तो कल्पना है, जिसके द्वारा उस ईश्वर ने, उस परम शक्ति ने, उस सुपर नेचुरल पावर ने इस चराचर जगत का निर्माण किया। भूतात्मक विश्व की सर्वोत्तम कृति मानव है और इसका निर्माण करने से पूर्व भी ब्रह्मा जी ने कल्पना की। इसलिए फैशन कुछ भी नहीं है, मौलिक शक्ति है कल्पना। इसलिए कल्पना मनुष्य में जो होती है वो एक सर्वोत्तम शक्ति होती है।
जो ईश्वर और प्रकृति के भेद को मिटा देती है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद किए, आद्य कल्पना और दूसरी उन्होंने गौण कल्पना या विशिष्ट कल्पना कहा है। कवि में जो पाई जाती है वो विशिष्ट कल्पना है, गौण कल्पना। अब आप गौण का अर्थ ये नहीं समझेंगे नगण्य, गौण का मतलब है छुपी हुई, लुप्त। जैसे किसी लड़की का गौना हो जाता है तो वो गांव गली से क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। पहले दूसरी बात पर हम आते हैं, ऑब्जेक्ट पर बात करें तो कॉलरिज का पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज था। इन्होंने दो प्रमुख सिद्धांत दिए, कल्पना और फैंसी। कल्पना में और फैशन में अगर मौलिक अंतर करने का दायित्व किसी कला साहित्यकार ने या कलाकार ने निभाया है तो उसे कॉलरिज की संज्ञा प्राप्त है। दूसरी बात, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इनका संयुक्त काव्य संग्रह आया द लिरिकल बैलेड्स, जो कि 1798 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद सन 1817 में कॉलरिज ने द बायोग्राफिया ऑफ लिटरेरिया नामक एक बेहतरीन आत्मकथात्मक रचना लिखी। आपकी प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया ऑफ लिटरेरिया रही है, जो कि सन 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुई, तथा इनकी दूसरी प्रमुख कृति है लेक्चरर ऑन शेक्सपियर, यानी किस पर लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर रही है। तो प्रिय साथियों, यहाँ पर 4 प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं। कॉलरिज का पूरा नाम, वर्ड्सवर्थ के साथ उनका संबंध, उनका संयुक्त काव्य संग्रह द लिरिकल बैलेड्स। द लिरिकल बैलेड्स का प्रकाशन वर्ष सन 1798। इसके बाद कॉलरिज ने अपनी किस कृति में कल्पना और फैंसी सिद्धांत दिया, द बायोग्राफिया ऑफ लिटरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, द बायोग्राफिया ऑफ लिटरेरिया का प्रकाशन कब हुआ, सन 1817 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी प्रमुख कृति है किसकी, कॉलरिज की, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। ओके, विलियम शेक्सपियर पर उनकी ये किताब रही। आगे बढ़ते हैं साथियों। बायोग्राफिया ऑफ लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की तीखी आलोचना की। किसने, कॉलरिज ने। कॉलरिज की मान्यता थी, अवधारणा थी कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का निर्माण विभिन्न अंग मिलकर करते हैं, उसी प्रकार भाव, शब्द, बिंब, प्रतीक, सिंबल, अलंकार, छंद आदि मिलकर काव्य की सृष्टि करते हैं। भाषा तो एक माध्यम है, जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि भाषा ही सब कुछ है। विलियम वर्ड्सवर्थ तो उस कवि को श्रेष्ठ मानते हैं जो ग्रामीण परिवेश का कवि रहता है, या ग्रामीण परिवेश में जिस कवि का जन्म हुआ वहाँ की जो शब्दावली है, वर्ड्सवर्थ ने उसे श्रेष्ठ शब्दावली माना है। हालांकि वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांतों की कुछ न्यूनताएं हैं, लेकिन चूंकि वो आपके पाठ्यक्रम में इंक्लूड नहीं है तो ज़्यादा उस पर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांतों की तीखी आलोचना करने वाला आलोचक कौन था, तो इसका प्रत्युत्तर भी कॉलरिज ही होगा। भाषा तो एक माध्यम है, ऐसा मानना है किसका, कॉलरिज का। कॉलरिज ने 2 प्रमुख सिद्धांत दिए, कल्पना व फैंसी। फैंसी का मतलब है ललित कला, फाइन आर्ट्स, फैशंस। ओके, इनके सहभाव से ही काव्य निर्मित होता है। किनके सहभाव से, आप बैक साइड में जाइएगा, भाव, शब्द, बिंब, प्रतीक, अलंकार, छंद इत्यादि से मिलकर ही काव्य की सृष्टि करते हैं। यानी इन सभी के सहभाव से ही काव्य निर्मिति को प्राप्त
करता है, अस्तु कोलरिज का यह सिद्धांत कल्पना भारतीय वक्रोक्तिवाद यानी कुंतक का जो वक्रोक्ति सिद्धांत है उसमें वो पद की भी वक्रोक्ति मानते हैं, वाक्य की भी वक्रोक्ति मानते हैं, प्रसंग की भी वक्रोक्ति मानते हैं, भाषा की पूर्ण भाषा की भी वक्रोक्ति मानते हैं। कोलरिज का यह सिद्धांत भारतीय वक्रोक्तिवाद व बेनदेते क्रोचे के अभिव्यंजनावाद। बेनदेते क्रोचे इटली के रहने वाले थे। उनकी बेहतरीन कृति द एस्थेटिक्स 1902 में सामने आई थी। बेनदेते क्रोचे की महानतम कृति है द एस्थेटिक्स 1902। द एस्थेटिक्स में उन्होंने क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद पर अपनी बातचीत की है। अस्तु कोलरिज का ये सिद्धांत भारतीय वक्रोक्तिवाद व बेनदेते क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से मेल खाता है, क्योंकि भाव, शब्द, बिंब, प्रतीक में कल्पना तत्व की ही प्रधानता होती है और वो कवि सर्वश्रेष्ठ होता है जिसमें कल्पना तत्व की प्रधानता हो। जयशंकर प्रसाद में, पंत में बहुत ज़्यादा कल्पना तत्व की प्रधानता रही है। जिस कवि में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है वह कालजयी कृति समाज को देकर के जाता है। हालांकि समग्र तौर पर हम देखें तो प्रसाद में मानवीय तत्व है, निराला में बुद्धि तत्व है और पंत में कल्पना तत्व की अधिकता रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलरिज ने अपने कल्पना सिद्धांत में जिन तत्वों की स्थापना की है वे इस प्रकार हैं। पहली बात, कल्पना के द्वारा ही काव्य हृदयग्राही। अगर आप में कल्पना तत्व है तभी आप किसी काव्य को हृदयग्राही यानी आत्मसात कर पाएंगे। कल्पना के द्वारा ही काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी व सजीव बनता है। ये कथन बिल्कुल सही है कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के मार्फत कि कल्पना के द्वारा ही काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी व सजीव बनता है। उनकी दूसरी स्थापना है, क्योंकि ये कथन के तौर पर बासाख्ता आपसे पूछी जाती है कि कल्पना के द्वारा अथवा कल्पना के मार्फत अर्थात कल्पना के बल पर कवि अपनी कविता में कालजयी स्पर्श देता है। काल पर विजय, अधिकरण तत्पुरुष, कालजयी करती यानी वो गीत, वो रचना, वो काव्य जो युगों युगों तक पर्याप्त सम्मान पाता रहे और आगे भी ये संभावना है कि वो इसी पुरजोर कोशिश के साथ, पुरजोर सम्मान के साथ आगे भी पढ़ा जाएगा। ऐसी कृति को हम कालजयी कृति कहते हैं। वैसे आजकल के गीत 7 दिन तक मैक्सिमम चलते हैं, इसके बाद टाएं टाएं फिस हो जाते हैं। लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं साथियों जो 50 साल पहले भी उतने सम्मान के साथ गाए जाते थे और आज भी। अगर मैं सामान्य तौर पर बात करूं तो आज मेरे यार की शादी है, लगता है सारे संसार की शादी है। ये गीत उतनी ही तवज्जो के साथ 50 साल पहले गाया जाता था, सुना जाता था शादी में। आज भी इसी तवज्जो के साथ शादी विवाह में गाया जाता है, सुनाया जाता है, इस पर नृत्य किया जाता है। तो ऐसे गीत, ऐसे काव्य कालजयी होते हैं। काल पर विजय, अधिकरण तत्पुरुष समास है किसमें? कालजयी में, यानी वो रचना जो काल पर विजय प्राप्त कर लेती है। लेकिन जिस जिस रचना ने संसार में काल पर विजय प्राप्त की है, फॉर एग्जाम्पल रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, ये सब, इन सब में कल्पना तत्व का आधिक्य रहा है।
तीसरी स्थापना है कोलरिज की, यानी कथन। आप इसको स्थापना को किस रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं, कथन के तौर पर देख सकते हैं। कल्पना शक्ति, हृदय और बुद्धि, अंतर्जगत और बहिर्जगत, विसर्ग संधि है, अंतर्जगत और बहिर्जगत का समन्वय करती है। कल्पना ही वो शक्ति है जो हृदय और बुद्धि, मुझे याद आ रही आचार्य शुक्ल की कि यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि, यात्रा के लिए बुद्धि निकलती है, रात को निकलती है, 4-4 घंटे बाद नींद आती है। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि, पर हृदय को साथ लेकर के, पर किसको साथ लेकर के, हृदय को साथ लेकर के। तो कल्पना शक्ति, हृदय और बुद्धि अंतर्जगत और बहिर्जगत का समन्वय करती है। यह कथन कोलरिज की अवधारणा का पुष्टिकरण करता है और इस कथन पर हमें सहमत होना है कि यह इस बात से, या यह कथन बिल्कुल सटीक है किसका, कोलरिज का। तो यहाँ पर 3 कथन आपने देखे, आगे भी और बातचीत करेंगे जिससे आपको एक थीम समझ में आ जाए कल्पना सिद्धांत की। कोलरिज ने कल्पना को सौंदर्य विधायनी शक्ति माना है, यानी जिस व्यक्ति में कल्पना की शक्ति होगी वही सौंदर्य विधायनी शक्ति, यानी सुंदरतम बिंब का निर्माण कर सकता है। आप देखिए प्रसाद की कल्पना देखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। आजकल वाली तो रणनीति बनाती नारियां, वो एक अलग मैटर होगा, स्ट्रेटजी करती हैं, लड़ाइयाँ करवाती हैं, उनको उसका अंत भी पता होता है। देखिए प्रसाद की तरफ आप निगाह कीजिए कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पीयूष अमृत की तरह रहना चाहिए, कोई स्ट्रेटजी नहीं करानी चाहिए उस नारी को लड़ाने की, दूसरे को तीसरे को। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। राइट। तो सौंदर्य, जिस सुंदर बिंब का निर्माण प्रसाद ने यहाँ पर इन शब्दों के मार्फत किया है, तो वहाँ पर उनकी कल्पना शक्ति ही काम कर रही है। पुरुष जब रोता है तो एक बड़ी बात है अपने आप, तभी तो कामायनी के आरंभ की पंक्ति है, हिमगिरी यानी हिमालय, उतंग यानी सबसे ऊंचे शिखर पर, हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय परवाह। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय परवाह। तो यहाँ पर प्रसाद तो नहीं गए, लेकिन ऐसा लगता है प्रसाद यहाँ पर मनु हो, और आपको भी एक बिंब नज़र इसमें आ रहा होगा इन लाइनों में कि हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय परवाह। अपनी बेहतरीन करती, जिसे छायावाद की प्रतिनिधि रचना कहा जाता है, आंसू, उसका पहला असियार है, अपने आप के जीवन पर उसे केंद्रित कर कर प्रसाद कहते हैं, नाविक की सूने तट पर। हालांकि वो कभी सूने तट पर नहीं गए, नदी के किनारे नहीं गए, बात को समझिए, अपने आप को नाविक कर, अपने मन को नाविक की सूने तट पर किन लहरों में खेलाया, इस बीहड़ बेला में अब तक था कोई आया, इस बीहड़ बेला में अब तक था कोई आया। यानी जैसी स्थिति मेरी हुई है शायद ही किसी व्यक्ति की हुई होगी। कौन कह रहा है? जयशंकर प्रसाद कह रहा है, अपने आप को कह रहा है। पिता की मृत्यु के बाद 6ठी क्लास में पढ़ाई छोड़ने वाला जयशंकर प्रसाद अपने भाइयों का शादी विवाह करने के बाद कर्ज के बोझ में दब जाता है और उसके भाई उससे विलग हो जाते हैं। तब प्रसाद कहता, नाविक इस सोने तट पर किन लहरों में खेलाया, इस बीहड़ बेला में अब तक था कोई आया। उनकी प्रेमिका भी उनको धोखा दे करके चली जाती। फिर लिखते हैं, इस करुणाकलित हृदय में क्यों विकल रागनी बसती है, क्यों आहाकार सौरों में वेदना असीम ग्रसती है। इस करुणाकलित हृदय में क्यों विकल रागनी बसती है, आहाकार सौरों में वेदना असीम गरजती है। तो यहाँ कल्पना तत्व का ही आधिक्य है। दोस्तों बात कर लेते हैं
कोलरिज ने कल्पना को सौंदर्य विधायनी शक्ति और भूतात्मक विश्व की सर्वोत्तम करती है मानव सौंदर्य विधायनी शक्ति एवं सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। सृजनात्मक शक्ति चाहे वो भौतिक जगत में हो या काव्य जगत में हो। जब भी राइट्स बंधु ने 1906 में हवाई जहाज बनाया पहली बार, तो उन्होंने पहले कल्पना की थी। और कवि ही ऐसा व्यक्ति है जो किसी चीज की बहुत पहले कल्पना कर लेता है। 1935 में जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा कि विद्युत कण से बनी सृष्टि। 1966 में रदरफोर्ड बंधु ने लिखा कि सृष्टि इलेक्ट्रॉन से बनी और उनको फिर पुरस्कार मिला। तो आप ये देखिएगा कि पुरस्कार किनको मिला है, रदरफोर्ड को मिला, जबकि ये बात उन्होंने 1966 में कही। प्रसाद ने 1935 में कामायनी में साफ तौर पर लिखा है विद्युत कण से बनी सृष्टि। शक्ति के विद्युत कण बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय इनका करें तो विजयनी मानवता हो जाए। तो ये मोबाइल वगैरह भी समन्वयी है। ये ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, ज़मीन में है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, यूरेनियम है, लिथियम है। शक्ति के विद्युत कण बिखरे हो निरुपाय, समन्वय इनका करें तो विजयनी मानवता हो जाए। अगर दुनिया के लोगों को कामायनी पढ़नी आ जाए तो सारे नोबेल पुरस्कार किसको मिलें? कामायनी पर मिलें, जबकि कृति उनकी समझ से परे है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। कोलरिज ने कल्पना को सौंदर्य विधायनी शक्ति व सृजनात्मक शक्ति, अगर आप दुनिया में कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको कल्पना करनी, निश्चित तौर पर कल्पना करनी। और जिस कवि में कल्पना शक्ति की जितनी अधिक उर्वरा होती है, या जिस कवि में कल्पना शक्ति जितनी अधिक उर्वरक रूप में पाई जाती है, उसकी रचना उतनी ही कालजयी होती है। कोलरिज का कल्पना सिद्धांत फिलॉसफी, दर्शन एवं तत्व चिंतन की आधारशिला पर प्रतिष्ठित है। संसार में जितने भी महान काम हुए हैं, उन कामों से पहले क्या की गई होगी? कल्पना। अगर आप पीएचडी करते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो उससे पहले भी आपको एक बिब्लोग्राफी तैयार करनी होगी। वो बिब्लोग्राफी भी अपने आप में एक आधारभूत कल्पना है। आगे बढ़ते हैं। कोलरिज के मतानुसार कल्पना एक दिव्य प्रेरणा है जो हर किसी में नहीं होती, खाए और सो गए। इनके मतानुसार कल्पना एक दिव्य प्रेरणा है और ईश्वर की शक्ति की सहोदरा है। ईश्वर शक्ति की सहोदरा है, यानी देवीय शक्ति की ये बहिन है, सहोदरा है। ईश्वरीय शक्ति की बहिन कहा है, सहोदरा कहा है किसको? कल्पना को। किसने? कोलरिज ने। बिल्कुल ये कथन भी सही है। आगे बढ़ते हैं। कोलरिज ने कल्पना के दो भेद किए। ये क्वेश्चन पूछा गया था मोटे तौर पर कि कोलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए, तो दो भेद किए। कॉलेज लेक्चर में ये पूछा गया कि निम्नांकित में से कल्पना के कौन कौन से भेद कोलरिज ने किए, तो पहली है आद्य कल्पना, आरंभिक कल्पना। आद्य कल्पना जो सब में पाई जाती है। भूखा व्यक्ति खाना खाने के लिए कल्पना करता है कि कैसे मैं कहाँ जाऊंगा और फिर खाना खाऊंगा। ये आद्य कल्पना सब में पाई जाती है, जानवर तक में पाई जाती है। इसके बाद आती है गौण कल्पना, जिसका दूसरा नाम उन्होंने रखा विशिष्ट कल्पना। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों तो विलोम शब्द हैं, एंटीनिज्म है। गौण का विलोम शब्द विशिष्ट होता है। गौण का मतलब छिपा हुआ, सामान्य, और विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशियल। तो ऐसा नहीं, गौण का यहाँ अर्थ है छिपी हुई कल्पना। कल्पना एक छिपा हुआ सत्य है जो हर किसी को दिखाई नहीं देता, और इस तत्व की प्रधानता महाकवियों में पाई जाती है। महाकवि कल्पना करते हैं, ठीक है। जिसमें कल्पना तत्व की अधिकता होती है वो काम कम करते हैं। वो बोलते हैं कल क्लास रिकॉर्ड कर लेंगे, परसों कर लेंगे, देखते हैं। तो यही तो कारण है कि मेरी क्लासें थोड़ी लेट शुरू हो पाती हैं। गौण का मतलब यहाँ छिपी हुई कल्पना से है।
जिसका दूसरा नाम उन्होंने विशिष्ट कल्पना। इससे आपको समझ में आ गई होगी कि इसी गौण कल्पना को कॉलरिज ने विशिष्ट कल्पना कहा है। वैसे सामान्य तौर पर ये विरोधाभास है कि गौण कभी विशिष्ट कैसे हो सकती है, लेकिन यहाँ गौण का तात्पर्य प्रिय साथियों छिपी हुई कल्पना से है। ओके, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन अपने आप में बन गए, आद्य कल्पना और गौण कल्पना। गौण कल्पना का दूसरा नाम विशिष्ट कल्पना है। आगे बढ़ते हैं। आद्य कल्पना ये सामान्य कल्पना है, आरंभिक कल्पना भी इसको कहते हैं। आदि में ये प्रत्यय लगाए प्रिय साथियों, आदि में ये प्रत्यय प्रयुक्त करने पर क्या बन जाएगा आपका, आद्य बन जाएगा। द क्या हो जाएगा, आधा प्रत्ययों का राजा है कौन, ये किंग्स ऑफ द सफिक्स। मैंने कई मरतबा इस प्रत्यय पर आपसे बातचीत की है। आगे बढ़ते हैं। कॉलरिज के मतानुसार गौण कल्पना या विशिष्ट कल्पना केवल महाकवियों में पाई जाती है। तो यह कथन बहुत ही श्रेष्ठ कथन है। लोग इसको गलत करार देते हैं, लेकिन आपको ये सही करना है कि कॉलरिज के मतानुसार गौण कल्पना, जिसका दूसरा नाम विशिष्ट कल्पना, केवल महाकवियों में पाई जाती है। ठीक है। कल्पना विभिन्न तत्वों का एकीकरण, ध्रुवीकरण करने वाली मानसिक शक्ति है और यह विरोधों का सामंजस्य है। विरोधों का क्या है, एक संगठन है। जब आप कल्पना करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप साथ लेकर के चलेंगे। वैसा ही होता है। मैं घूमता नहीं, ख़ास तौर पर जैसे लोग कहते हैं वहाँ जाना चाहिए, वहाँ मैं एक कल्पना कर लेता हूँ कि वो जगह ऐसी होगी, और जब कभी अनायास या सायास जाना पड़े तो देखता हूँ वो चीज़ें वैसी की वैसी हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये किसके द्वारा संभवा है, कल्पना शक्ति के द्वारा ही संभवा है। कल्पना विभिन्न तत्वों का एकीकरण करने वाली मानसिक शक्ति और विरोधों का सामंजस्य। यहाँ पर इस नोट पर गौर करेंगे। कॉलरिज कल्पना के दो भेद करता है। बेनेडिक्ट क्रौचे फ्रॉम इटली अपनी किताब द एस्थेटिक्स, जिसका हिंदी अनुवाद है सौंदर्य शास्त्र, ज्ञान के वो भी दो प्रकार करता है। ज्ञान के दो ही प्रकार, हम इस बात से सहमत हैं। क्रौचे ज्ञान के दो प्रकार करता है अभिव्यंजनावाद सिद्धांत में। एक तो सहज ज्ञान जो कि गॉड गिफ्टेड है, जो कि पूर्व जन्म का संस्कार है, और एक ज्ञान होता है बौद्धिक ज्ञान। प्रिय साथियों, ज्ञान के दो प्रकार। यहाँ भी आप ये सोचेंगे कि बौद्धिक ज्ञान श्रेष्ठ होता है, बौद्धिक ज्ञान जीरो होता है। बौद्धिक ज्ञान कुछ नहीं होता। बौद्धिक ज्ञान ठोकर खा करके आता है कि ऐसा करने से ऐसा हुआ, ये ठोकर खा कर आता है। ठीक है, धोखा खा कर आता है। ग्रामीण परिवेश की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान बादाम खाने से नहीं, बचीड़ खाने से आता है। ये सारी बातें बौद्धिक ज्ञान पर अवलंबित हैं, जो कि तर्कशास्त्र पर आधारित है। बौद्धिक ज्ञान हमेशा तार्किक होता है, और तार्किक ज्ञान नेचुरल नहीं होता। सही ज्ञान वो है जो सहज ज्ञान है, और सहज ज्ञानी धोखा खाते हैं। इस रूप में खाते हैं कि वो जगत की उन चीज़ों को जो धोखा देने वाली हैं, उन चीज़ों की तरफ गौर नहीं करते। इन्हें आत्मज्ञानी भी कहा जाता है। क्रौचे भी ज्ञान के दो प्रकार मानता है, सहज ज्ञान जिसे गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं हम, और ये बौद्धिक ज्ञान जिसको हम अर्जित ज्ञान कहते हैं। और अर्जित ज्ञान हम दुनिया में आके प्राप्त करते हैं, और सहज ज्ञान पूर्व जन्म से हमें प्राप्त होता है, वो पूर्व जन्म का एक संस्कार होता है। ठीक है, इस बात पर सारे लोग सहमत हैं मैं जो बात कह रहा हूँ। सहज ज्ञान केवल कवि में पाया जाता है, जबकि अमूमन लोग सोचते हैं कि कवि में बौद्धिक ज्ञान पाया जाता है। कवि में सहज ज्ञान, नेचुरल ज्ञान, नैसर्गिक ज्ञान पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार गौण या विशिष्ट कल्पना कवि में पाई जाती है। यहाँ पर क्रौचे भी कह रहा है कि सहज ज्ञान केवल कवि में पाया जाता है, जो कि पिछले जन्मों का संस्कार होता है। क्रौचे इटली के शिक्षा मंत्री थे, याद रहे, क्रौचे इटली के शिक्षा मंत्री थे, और अपने यहाँ शिक्षा मंत्री बनते हैं, उनका कोई सिद्धांत भारत में नहीं होता, उनको कुछ आना जाना नहीं होता अमूमन। सहज ज्ञान केवल कवि में पाया जाता है, जो कि पिछले जन्मों का संस्कार होता है। इसी प्रकार कॉलरिज की विशिष्ट कल्पना भी पूर्व जन्म का ही संस्कार है।
कोलरिज की जो विशिष्ट या गौण कल्पना है, यह भी पूर्व जन्म का ही संस्कार है। कलाकार यानी कवि, चाहे वो चित्रकार ही क्यों न हो। कला हम बातचीत कवि पर कर रहे हैं, क्योंकि चित्र के रंग तो धुंधले हो जाते हैं, लेकिन कविता का रस कभी धुंधला नहीं होता। कलाकार यानी कवि। कलाकार प्रकृति की नकल न करके उसका पुनः सर्जन, पुनरुत्पादन, जिसे अरस्तु पुनरुत्पादन कहता है। ईश्वरीय शक्तियों का पुनरुत्पादन करता है कौन? कवि। कलाकार प्रकृति की नकल न करके उसका पुनः सृजन अपनी कल्पना के अनुसार करता है। राम का जो चरित्र आपके दिमाग में है, ये राम का चरित्र तुलसी के कल्पना तत्व की प्रधानता है, ये वाल्मीकि के कल्पना तत्व की प्रधानता है, तुम्हारे राजनीतिक तत्वों की प्रधानता नहीं है। अगर अपने सहज ज्ञान से तुलसी और वाल्मीकि ऐसा नहीं लिखते तो आप सोच भी नहीं पाते। इसलिए ये सहज ज्ञान पर अवलंबित होता है। सहज ज्ञान पर आधारित रचनाएं कालजयी हो जाती हैं, इसलिए रामचरितमानस, हनुमान चालीसा सब कालजयी करती हैं। कामायनी। कलाकार प्रकृति की नकल न करके उसका पुनः सृजन अपनी कल्पना के अनुसार करता है, और वह यानी कवि उसे और सुंदर रूप में अभिव्यक्त करता है, जिस सुंदर रूप में ईश्वर ने उसे नहीं बनाया होगा, उससे भी सुंदर। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जब आप किसी हीरोइन को बिना मेकअप वगैरह के सामान्य तौर पर देखते हैं तो उतनी सुंदर नहीं होती, वो उसका नेचुरल रूप है, ठीक है। फिल्म में आती है तो उसे सुंदर बना के दिखाया जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान राम, भगवान कृष्ण जब हुए थे वो ठीक अपनी ही तरह थे, ठीक है। इतना आपको याद रखना होगा। कवि कल्पना के द्वारा ऐसे उनके और ज़्यादा उनका सौंदर्यीकरण शब्दों के मार्फत करता है, तब शब्दों का सहारा लेकर के हम वैसा एक चित्र प्रस्तुत कर लेते। जब आप सुभाष चंद्र बोस की रियल फ़ोटो देखेंगे और जो आप अपने घरों में लगाते हो देखेंगे तो बहुत सारा क्या 100% उनमें अंतर है। आप चंद्रशेखर की रियल फ़ोटो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद की, ठीक है, भगत सिंह की, तो जितना सुंदर बनाया गया ऐसा कतई नहीं, उसका आधा भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार कल्पना शक्ति के द्वारा ऐसा बना दिया जाता है। हाँ, वो शक्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जितने सुंदर रूप में प्रस्तुत किया जाता है ऐसा कदापि नहीं है। भगत सिंह के बहुत सारे पुराने फोटोग्राफ्स आपको दिखाए जा सकते हैं उनके किसी वीडियोस में, तो आप देखेंगे कि जो चित्र आप देखते हैं और उसमें काफ़ी अंतर आपको दिखाई देगा। कलाकार प्रकृति की नकल न करके उसका पुनः सृजन अपनी कल्पना के अनुसार करता है, और वह यानी कवि उसे और भी सुंदर रूप में अभिव्यक्त कर देता है। 10वें कथन पर बातचीत करें। कोलरिज के अनुसार कल्पना की महत्ता और क्षमता अपरिमित है, अपरिमित शक्ति। मुझे याद आ रही है हजारी प्रसाद द्विवेदी की अपरिमित शक्ति और धैर्य लेकर एक पुत्र पैदा हुआ जिसने भारतवर्ष में समन्वय की विराट चेष्टा की। तुलसीदास के बारे में कह रहा है, मध्यकाल के इस महानायक के बारे में 20वीं सदी के बाण भट्ट आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, अपरिमित धैर्य और असीम समन्वय शक्ति लेकर पैदा हुआ, जिससे तुलसीदास की संज्ञा प्राप्त है, ठीक है। उसी प्रकार कल्पना की महत्ता और क्षमता भी अपरिमित है। कल्पना मानव मन के श्रेष्ठ पलों का, कल्पना मानव मन के श्रेष्ठ पलों का लेखा जोखा है। तो श्रेष्ठ पल में उदात्त काव्य की रचना होती है, महान काव्य की रचना होती है। कल्पना मानव मन के श्रेष्ठ पलों का लेखा जोखा है। श्रेष्ठ पलों में ही ऋषियों ने छंद का निर्माण कर दिया, मंत्रों का निर्माण कर दिया। वो मंत्र जब निर्मित हुए, जब वो बोले गए, तब उनके जीवन के वो श्रेष्ठ पल थे। चाहे महामृत्युंजय का मंत्र हो, मार्कंडे ऋषि ने ये अपने श्रेष्ठ पल में लिखा होगा। मार्कंडे ऋषि जब अपने श्रेष्ठ पल में थे, तब उन्होंने महामृत्युंजय जो शब्द बोले वो एक मंत्र बन गए। क्या बन गए? मंत्र।
उस समय संसार से वो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, अपनी अमीरी और गरीबी से प्रभावित नहीं होता। उस समय पता नहीं वो एक दिव्य लोक में होता है, और उस समय जिन शब्दों का निर्माण या शब्द आपस में संयोजित हो पाते हैं, उनसे महान छंदों का, महामंत्रों का निर्माण हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान कृष्ण ने ये मंत्र नहीं बनाया, ठीक है। ये 12 अक्षरी मंत्र है जो किसी समय किसी कवि और ऋषि के श्रेष्ठ पलों का लेखा जोखा है। इसलिए कल्पना मानव मन के श्रेष्ठ पलों का लेखा जोखा है, कामायनी प्रसाद के श्रेष्ठ रूप का एक लेखा जोखा है। कवि कॉलरिज कवि नहीं है, एक आलोचक है, और बता रहा है कवि श्रेष्ठ होता है। कवि कल्पना के द्वारा जीवन का सजीव रूपांतरण कर देता है, सजीव रूपांतरण कर देता है। कवि कुछ भी करवा सकता है अपनी कविता के द्वारा, जीवन का सजीव रूपांतरण कर देता है। और कल्पना जो शक्ति होती है, पदार्थ और मन के बीच के अंतर को मिटाती है। आजकल लोग हालांकि पदार्थवादी हैं, भौतिकवादी हैं, मन की ताकत को नहीं समझते। आगे बढ़ते हैं। कल्पना और ललित कल्पना यानी फाइन आर्ट्स, कल्पना इमेजिनेशंस, द पावर ऑफ इमेजिनेशंस यानी कल्पना, दैट इज कॉल्ड फाइन आर्ट। बहुत ज़्यादा अंतर है, कल्पना और ललित कल्पना में अंतर होता है। इसी ललित कल्पना को उन्होंने फैंसी कहकर पुकारा है। जींस की पैंट फाड़ लेना ये फैशन है, ये फैंसी है, ये ललित कला है। बालों को इस तरह से कटिंग कराना एक ललित कला है, ये कुछ भी नहीं है। ऐसे कट मारना, ऐसे कट मरवाना, ऐसे बाल रख लेना, ये एक फाइन आर्ट है, ये कुछ भी नहीं है। इसलिए ये मौलिक भेद भी किसने किया है? कॉलरिज ने किया है। और कल्पना और ललित कल्पना में अंतर होता है। इसी ललित कल्पना को कॉलरिज ने फैंसी कहा है, और अपनी किताब द बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया में उन्होंने 2 सिद्धांत दिए हैं, पहला कल्पना और दूसरा फैंसी। जैसे फैंसी चूड़ियाँ, फैंसी स्टोर, राइट सर। कल्पना आत्मिक होती है, व्यक्तिक भी होती है, लेकिन बेसिकली तो आत्मिक होती है, आत्मा के द्वारा कल्पना आत्मिक होती है। जबकि ललित कल्पना जो है यांत्रिक होती है, मशीन के द्वारा कपड़े को ऐसे काट देना, यहाँ से काट के पहनना, बालों को ऐसे कर देना, ऐसा वैसा चित्र बना देना, ये यंत्र हैं। तुलिका के मार्फत, कैंची के मार्फत कपड़े सील देना, डिजाइन नीचे से छोटा कर देना, कभी प्लाजा बना देना, कभी कुछ भी बना देना, ठीक है। तो ये एक यांत्रिक कल्पना है, ललित कल्पना एक यांत्रिक कल्पना है। जबकि जो कल्पना है वो एक कॉन्शियस है, आत्मिक कल्पना है। कल्पना आत्मिक होती है, जबकि ललित कल्पना यांत्रिक होती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। अस्तु कवि के पास एक शक्ति होती है, यानी कल्पना, ओरिजिनल कल्पना होती है, और इसी कल्पना का संबंध आत्मा और मन से है। जबकि ललित कला का संबंध केवल मस्तिष्क से है, उसका लेना देना नहीं है किससे? आत्मा से। क्योंकि जो यांत्रिक कल्पना होती है वो किसी व्यापारगत आधार पर आधारित होती है, वो अपने को सुंदर दिखाने पर आधारित हो सकती है। अगर आप लिपस्टिक लगाते हैं तो लिपस्टिक एक यांत्रिक रूप है, ठीक है, ओके। ललित कला का संबंध केवल मस्तिष्क से है। कल्पना व फैंसी यानी फैशन में दिन व रात का अंतर है। तो प्रिय साथियों, ये हमने बातचीत की कॉलरिज उनके कल्पना सिद्धांत पर। जितने कथन, जितने ऑब्जेक्टिव टाइप में हम बात कर सकते थे, वो सारी बातें हमने इस दरमियान की हैं। मैं समझता हूँ कि इन तथ्यों को आपने ठीक से आत्मसात किया होगा और आगे कर पाएंगे, और ठीक से अपने एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, मैक्सिमम अंक प्राप्त करेंगे। मैं आपका डॉक्टर साहिल गुर्जर। जय हिंद, जय भारत।